नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि जो है आपके पाठ्यक्रम में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल डायरेक्ट आपके सिलेबस में है, तो हम आज उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग जो है 360 एनालिसिस यहाँ पर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अपने आप में ये पुरातात्विक जो स्थल हैं उनके लिए ये क्लास अपने आप में समग्र होने वाली है। और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का संकलन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। पुरातात्विक स्थल एवं सभ्यताएं राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की है ना, ये ध्यान रखना आपको कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और जो है सभ्यताएं। तो चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है। बीबी लाल हो गया, बीके थापर हो गया, और आपके सामने है एमडी खरे हो गया, और उसके बाद में है अमलानंद घोष हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि कई बार जैसे अपन इनके जो उत्खनन करता है उनके नाम जैसे अपन याद कर लेते हैं, तो लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि भाई खुदाई किसने की थी। हमें पता है कि भाई चारों का संबंध जो है वो आपके पास कालीबंगा सभ्यता से इसका संबंध है चारों का, लेकिन हम ये नहीं पता नहीं होता अपने को कि भाई उत्खनन करता सबसे पहले कौन थे, ये अपने को पता कई बार नहीं होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके पास में ये हो गया बीबी लाल जो हो गए ये ब्रजवासी लाल है, और बीके जो थापर है आपके पास में वो बालकृष्ण थापर है। एमडी खरे जो आपके पास में है वो माहेश्वरी दयाल खरे है, माहेश्वरी दयाल खरे हैं। ये बीके थापर हो गया, ये अमलानंद घोष हो गया। तो इसका सही आंसर जो होगा विद्यार्थियों, हालांकि सभी जो है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, लेकिन यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इस सभ्यता की जो है खुदाई करवाई थी। और ये सभ्यता है हमारे पास में हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में ये सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। 1952 में इसकी खुदाई करवाई थी। अब देखो, एक आप ये तो ध्यान रखना ही है आपको, लाल थापर और खरे, अमलानंद घोष का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1952 में खुदाई करवाई थी। उसके बाद में 1961 से लेके 69 तक ये सारे लोग इससे संबंधित रहे। ब्रजवासी लाल हो गया, बीके थापर हो गया, एमडी खरे हो गया, ये सारे। इसके अलावा एक श्रीवास्तव नाम और मिलता है, वो भी आप लोगों को याद करना चाहिए। श्रीवास्तव दो हैं, तो आप तो केवल श्रीवास्तव लास्ट का सरनेम जो है वो याद रख लो फिलहाल। तो देखो, एक तो चार तो ये हो ही गए। एक श्रीवास्तव हो गया अपने पास में जो है पांचवें नंबर का, एक छठे नंबर का, फिर से एक और श्रीवास्तव है। सरनेम उनका दोनों का सेम है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो कि कालीबंगा सभ्यता से जो उत्खनन करता है, इसकी जो उत्खनन करता है वो छह व्यक्ति अपने सामने है। छह व्यक्ति कौन से हैं? दो तो ये श्रीवास्तव वाले हो गए, और तीन हमारे पास, चार हमारे पास में ये हो गए। सबसे पहले जो खुदाई का कार्य करवाया था वो करवाया था अमलानंद घोष ने। 1952 में खुदाई करवाई थी, ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। और उसके बाद में फिर ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए 1961 से लेके और 1969। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। एक इसका जरूर ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता का, अगर आप लोग ध्यान रखना चाहो, कि इसके 5 स्तर की खुदाई हुई थी। 5 स्तरों की खुदाई हुई थी। मैं थोड़ा सा बता दूं कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप लोगों को, कि इसमें जैसे हमारे पास में जैसे ये कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, इसकी 5 स्तरों की खुदाई हुई थी। तो जो पहला और जो दूसरा स्तर है एक तो, और इधर हमारे पास में तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर है। पहला और दूसरा जो है पूर्व हड़प्पा काल के हैं, पूर्व हड़प्पा काल के हैं। ये पूर्व हड़प्पा काल का है, और ये हड़प्पा काल के हैं 3, 4 और 5 स्तर। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल के हैं। इसके अंदर क्या है कि एक तो हमारे पास में
ये छोटा सा ये नगर क्षेत्र मिला है जो दोहरी रक्षा प्राचीर से था। तो यहाँ पर क्या है, सारा प्रशासन प्रशासन और जितने भी शासक वर्ग था वो यहाँ रहते थे, है ना। तो इन्होंने क्या है कि दोहरी रक्षा प्राचीर से अपने आप को जो है आवृत किया कि भाई कोई अगर अटैक वगैरह भी हो तो हमें ज्यादा सुरक्षा मिले। फिर उसके बाद में इधर था हमारे पास में एक नगर था जहां पे आम जनता रहती थी, साधारण जनता, साधारण जनता यहाँ रहती थी, है ना। और यहाँ पे जैसे मान लो एक गेट भी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर जो है हमारे पास में केवल एक ही बस्ती मिली है, एक ही बस्ती मिली है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि ये बस्ती है और इसके अंदर जो है चारों तरफ इसमें भी परकोटा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जुता हुआ खेत भी मिला है। जैसे हम दिशा के हिसाब, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे हम इसमें, जैसे ये कॉलोनी है, एक बस्ती है, तो इस बस्ती में क्या है, जैसे आपके पास में ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई और ये उत्तर दिशा हो गई। ऊपर वाली कौन सी हो गई, रेड पेन ले लेता हूँ, ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एक तो जुते हुए खेत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, जुता हुआ जुता हुआ खेत। और खेत में क्या है, दो फसलें एक साथ ले सकते थे, ये दो फसलें दो फसलें एक साथ ले सकते थे। और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है खेत की प्राप्ति हुई है। तो ये दिशा पूछी हुई है विद्यार्थियों कि जो पूर्व हड़प्पा काल में, जो कालीबंगा में जो पूर्व हड़प्पा काल का जो स्थल जो प्राप्त हुआ है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसमें इस दिशा के अंदर जो है खेत की प्राप्ति हुई है। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण और पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। तो ये हो गए, और भी कई सारे तथ्य हैं, आगे अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो ये गग्गर नदी एक बार कई बार हम देखते हैं कि गग्गर नदी जो है, प्राचीन जो हमारे पास में दो नदियां थी, एक तो सरस्वती नदी हो गई, एक दृश्यवती नदी हो गई। जब हमारे पास में जो हमारा रेगिस्तान है वहां पर जब पानी था, तो उस समय ये दोनों नदियां अस्तित्व में थी। एक तो सरस्वती नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, और एक दृश्य दृश्यवती नदी हो गई। तो उनका जो प्राचीन रूप में ये गग्गर जो नदी है वो इनका ही अवशेष है। ये ध्यान रखना है कि सरस्वती और दृश्यवती नदी का गग्गर नदी अभी वर्तमान स्वरूप है, ये ध्यान रखना है। तो अब प्रश्न अपने से क्या पूछा है, देखो, और गग्गर नदी ये हनुमानगढ़ में है। कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो गग्गर नदी के किनारे अपने को पता ही है कि भाई जो है कालीबंगा जो है हमारे पास में, ये हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना है, ये हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में आएगा। और आहड़ जो है हमारे पास में उदयपुर में है, उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे पर है। गिलुंड हमारे पास में राजसमंद में। कई बार है ना जगह भी पूछ ली जाती है, डायरेक्ट जगह पूछ ली जाती है कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। ध्यान रखना, अब आपको 41 जिलों के हिसाब से तैयारी करनी है विद्यार्थियों। 41 जिले हो गए हैं, तो अब 41 जिलों के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, ये ध्यान रखना है ना। अब इसमें कोई ज्यादा कोई चेंजिंग वाली कोई बात नहीं है। तो आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अब जैसे आहड़ की सभ्यता का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं कि आहड़ की सभ्यता कैसे मिलती है आपको। जैसे आपके पास में आहड़ की सभ्यता कहाँ लोकेटेड है, आहड़ की सभ्यता, आहड़ की जो सभ्यता है, जैसे मान लो ये बनास नदी है, आपको नदियों का भी पूरा ध्यान होना चाहिए। ये बनास नदी है, और ये आपके पास में एक है आयड़ नदी है। कौन सी है, आयड़ नदी है। अब जैसे बेड़च आयड़ है, ये आयड़ नदी है पहले, ये आयड़ है, इसके बाद में उदय सागर झील में गिरती है, ये उदय सागर झील में गिरती है, और उसके बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च। उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़त। तो इस आयड़ नदी के किनारे पर ही, ये आयड़ जो नदी है इसके किनारे पर ही कौन सी सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता है। ये ध्यान रखना है, आहड़ की सभ्यता यहाँ पर है, ये बनास नदी है, और ये बेड़च है। और उसके ये झील तक, तो इधर तो ये आयड़ नदी है, फिर झील में गिरती है ये आयड़ नदी, और उदय सागर झील में फिर उधर उसका नाम हो जाता है बेड़च, फिर ये आगे जाके बनास में मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं अपन फिर से। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा, तो ये ध्यान रखना है कि आहड़ की सभ्यता कहां पर क्या है, 6 चूल्हों की प्राप्ति हुई है। 6 चूल्हे यहां से हमें प्राप्त हुए हैं,
ये ध्यान रखना है। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ की सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। आयताकार मकान थे, यहाँ पे आयताकार मकान थे, जैसे ये मकान हो गया आपके पास में, या घास फूस से जो है छप्पर से जो बनाया हुआ था, इसका पार्टीशन किया हुआ है ना, इसका पार्टीशन, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये गेट, इस तरह से पार्टीशन किया हुआ है, ये ध्यान रखना। आहड़ की सभ्यता से हमें जो है, और ताम्रयुगीन सभ्यता थी आहड़ की, ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण सभ्यता थी ये। जबकि कालीबंगा जो है वो ध्यान रखना है कि आपको, वो शहरी सभ्यता थी, जहां पर कृषि का अधिशेष होता है। कृषि जब अधिशेष में होती है, व्यापार वाणिज्य जब जहां होता है, तो वो सभ्यता कहलाती है शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था अभी कि वर्ष 1961 से लेके 69, 61 से लेके 69 की अवधि के दौरान जो है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था विद्यार्थियों, कि कालीबंगा के जो हमने पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लाल संबंधित है, थापर और खरे, लाल, थापर, खरे, घोष और श्रीवास्तव, ये जो इससे संबंधित है। तो देखते हैं अपन कि लाल उधर था, थापर भी उधर था, एमडी खरे भी उधर था, ध्यान रखना है। ब्रजवासी लाल हो गया, बालकृष्ण थापर हो गया, और उसके बाद में एमडी खरे हमारे हो गए, माहेश्वर दयाल खरे हो गए, और आरसी अग्रवाल, ये रतन चंद्र अग्रवाल है, जो कि हमारे पास में कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है आरसी अग्रवाल, इस बात का ध्यान रखना है। और ये तीनों तो है ही है कालीबंगा से संबंधित। इसके अलावा अमलानंद घोष हो गया, अमलानंद घोष हो गया, ये भी संबंधित है इससे। और इसके अलावा हमारे पास में श्रीवास्तव नाम से दो जने थे, उनका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आरसी अग्रवाल का आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। हाँ, आरसी अग्रवाल का भी मैं बताऊं आपको कि ये गणेश्वर की सभ्यता से है, गणेश्वर, और गणेश्वर एक आध सभ्यताएं और है, गणेश्वर की सभ्यता से है इनका संबंध। किसका? रतन चंद्र अग्रवाल का संबंध जो है गणेश्वर सभ्यता से है। गणेश्वर सभ्यता ऐसी सभ्यता है जहां पे जो केवल पत्थरों की प्राप्ति हुई है, पत्थरों की सभ्यता जो है वो गणेश्वर सभ्यता है। गणेश किसका काम करेगा? पत्थरों का काम करेगा। इस बात को ये जोड़ने के हिसाब से है, आपको ध्यान रखना है कि गणेश्वर की सभ्यता है, वहां से केवल पत्थरों की प्राप्ति हुई है, ईंटों की प्राप्ति नहीं हुई है। कौन सी सभ्यता से? कच्ची ईंटों की प्राप्ति हुई है, जैसे आहड़ की सभ्यता है तो कच्ची ईंटों की प्राप्ति हुई है। कालीबंगा सभ्यता से भी हमें ईंटों की प्राप्ति हुई है, लेकिन वहां पे जो है, वहां की जो नालियां है, नालियां जो बनी हुई है कालीबंगा की जो सभ्यता में, वो लकड़ी की बनी हुई है, ये ध्यान रखना है। वहां पे जो चबूतरे बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। गिलूंड की जो सभ्यता है वहां पे पक्की ईंटों की हमें प्राप्ति हुई है, ये जरूर ध्यान रखना आप लोगों को। तो कच्ची ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है, ईंटों की प्राप्ति कहाँ से नहीं हुई है, पक्की ईंटों की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो आरसी अग्रवाल का नाम याद रखना है और ये सारे याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो विद्यार्थियों 5 स्तरों में हुआ था। इससे पहले हम लोग जो है चर्चा कर चुके थे। इसमें पहला और दूसरा जो चरण था वो हमारे पास में हड़प्पा से भी पहले का था। उसके बाद में तीसरा, चौथा और पांचवें स्तर की जो खुदाई की गई थी वो हमारे पास में हड़प्पा कालीन था, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास कितने चरण आ जाएंगे इसके? 5 चरणों में, 5 स्तरों में जो है कालीबंगा का उत्खनन करवाया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कि ये हमने बात कर ली थी कि प्रोफेसर अमलानंद घोष किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध की थी। टेस्सीटोरी का भी बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखना है। एलपी टेस्सीटोरी जो हमारे पास में इटली के थे टेस्सीटोरी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस कालीबंगा का जो है। जॉन मार्शल का संबंध है और टेस्सीटोरी का संबंध है, ये सारे ध्यान रखने हैं आपको। तो 1952 इसका सही उत्तर रहेगा। प्रत्येक जो महत्वपूर्ण सभ्यता है, जो भी महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसकी उत्खनन का वर्ष आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास में आहड़ की सभ्यता हो गई, गणेश्वर की सभ्यता हो गई, कालीबंगा की सभ्यता हो गई और बालाथल की सभ्यता हो गई, इनका सबका उत्खनन का वर्ष भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 2-4 और सभ्यताएं हो सकती हैं और इनके उत्खननकर्ता का भी नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? देखो बच्चों, तृतीय राजधानी की बात जो की है, देखो मैं बता दूं इसके अंदर आपको कि प्रथम जो राजधानी है मानी जाती है हड़प्पा। जो हड़प्पा है वो प्रथम राजधानी मानी जाती है।
हड़प्पा प्रथम राजधानी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो एक पिक्चर भी आई थी ना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ये तो प्रथम राजधानी मानी जाती है, द्वितीय राजधानी मानी जाती है, और तीसरी जो राजधानी मानी जाती है वो कालीबंगा को माना जाता है। और ये माना किसने है बच्चों? ये माना है, हमारे पास में चार ऑप्शन है आपके सामने। इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका है दशरथ शर्मा जी। इन्होंने कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया है। चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में है। जब आजादी हमको मिली तो ये दोनों की दोनों सभ्यताएं पाकिस्तान में चली गई और हमारे पास में कोई सभ्यता थी नहीं। तो आजादी के तुरंत बाद में जो है ये सभ्यता, ये हमने खोज की थी कालीबंगा की सभ्यता 1952 में, है ना। ये कालीबंगा की सभ्यता थी। उसके बाद में एक पंजाब की सभ्यता थी, उसका जो है रोपड़ थी शायद, तो उसका हमने जो है उत्खनन करवाया था। तो आजादी के तुरंत बाद में हमारे पास में ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कराया गया था। व्यक्ति सारे ध्यान रखने हैं भाई, कालीबंगा से संबंधित जितने भी व्यक्ति है वो सारे आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं स्पष्ट होता है कि 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई थी। किस स्थल से जो है उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो कौन सा स्थल है भाई वो? अग्नि वेदिकाएं। तो अग्नि वेदिकाएं हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखना है। 6 चूल्हों की, अभी मैंने बता दिया था कि 6 चूल्हों की प्राप्ति, चूल्हों की जो प्राप्ति है वो हमें आहड़ की सभ्यता से हुई है। आहड़ की सभ्यता ध्यान रखना है, आहड़ की सभ्यता ध्यान रखना है। 7 अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है, हवन कुंड वगैरह करते होंगे, तो ये भी सभ्यता हमारे पास में रहेगी। कालीबंगा सभ्यता से जो है हमें 7 अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है, ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, तो कालीबंगा इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं। देखो, कक्षा प्लस ने विद्यार्थियों जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, एमसीक्यू की, पीवाईक्यू की जो है एक श्रृंखला शुरू की है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। और ये वो प्रश्न, हम उन प्रश्नों पे बात कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। अति संभावित प्रश्न है और यहाँ से बिल्कुल जरूर भिड़ेगा, देख लेना कोई ना कोई प्रश्न, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत? मैंने बता दिया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो है दक्षिण और पूर्व में, इसकी हमने बात कर ली थी जब उसका मैंने एनालिसिस किया था क्वेश्चन का। देखो ये प्रश्न आया हुआ है, पुराने क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिशा और पूछ ली। आप ये देखो किस दिशा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। एक खेत में 2 फसलें उगाया करते थे, 5 स्तरों का जो है मिला है कालीबंगा में। आगे बात करते हैं। किस स्थल पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत का, मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन का भी जिक्र मैंने कर लिया कि हल से जुते हुए खेत का जो प्रथम और द्वितीय स्तर हमारे पास में जो कालीबंगा का था, प्रथम और द्वितीय स्तर जो था उसके अंदर जो एक खेत था, मैंने बताया था कि आपको ये पूरा नगर है और नगर में जो है हमारे पास में इस दिशा में खेत था। और ये दिशा जो हमारे पास में रहेगी पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा रहेगी। यहाँ पर हल से जुते हुए खेत का जो है हमें जो है प्रमाण मिला है। और 2 फसलें एक साथ ये उगाया करते थे, ऐसे भी प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। कालीबंगा से ये तो हमने बात कर ली थी, 7 अग्निवेदिकाएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे बात करते हैं कि किस फसल के, देखो ध्यान रखना है कि किस फसल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। कौन सी फसल है भाई? ऐसी कौन सी फसल? मैं आपको बताना चाहूंगा, गेहूं, जौ, चना और सरसों। गेहूं, गेहूं, जौ, चना और सरसों, इन फसलों की जो है प्राप्ति हुई है कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से। चावल जैसे इसमें लिखा है, तो चावल का तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आहड़ की सभ्यता इससे संबंधित जो है थी। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखना है कि जैसे कालीबंगा की ये चारों की चारों चीजें याद करने का भी आपको एक तरीका याद रखना है कि भाई जैसे मान लो कालीबंगा के लोग क्या है, रोटी जो बनाते हैं, तो मान लो ऐसे मान लो आप
कि भाई रोटी अगर बना रहे हैं तो गेहूं और जौ की क्या बना रहे हैं भाई, रोटी बना रहे हैं, ठीक है। अब रोटी के साथ सब्जी भी तो चाहिए ना भाई, तो सब्जी में आपको ध्यान रखना है कि चना है तो चने की दाल बनाएंगे और सरसों की सब्जी बनाएंगे, रोटी इसकी बन गई और बच्चों ध्यान रखना है कि सब्जी इसकी बन गई। तो ये चारों फसलें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए काली बंगा के संबंध में। ध्यान रखना आहड़ में आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि आहड़ के जो लोग हैं वो चावल का प्रयोग करते थे, चावल का प्रयोग करते थे, और ये क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना है। चावल का तो आहड़ के लोग जो है उपयोग करते थे, ये ध्यान रखना है आपको। और इस इधर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास में जौ के अलावा भी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, जौ, गेहूं, चना और सरसों कालीबंगा के संबंध में, कालीबंगा के लोग इनका उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, दोहरी रक्षा प्राचीर। मैंने आपको बताया था कि इधर चरण थे, पहला और दूसरा चरण था, इधर तीसरा, चौथा और पांचवा चरण था। इधर हमारे पास में रहने के लिए दो जगह थी। इधर तो जो है जितने शासक वगैरह प्रशासन यहाँ चलता था, तो यहाँ दोहरी रक्षा प्राचीर, यहाँ दोहरी रक्षा प्राचीर थी, ये ध्यान रखना है कि ये डबल कोटेड थे, ये देख लो आप, है ना। एक प्राचीर हो गई, एक दीवार हो गई, फिर दूसरी दीवार और हो गई कि भाई हम जब यहाँ रहेंगे सारे लोग तो यहाँ डबल जो है प्रोटेक्शन चाहिए, जबकि आम पब्लिक के लिए डबल प्रोटेक्शन नहीं था। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन सी सभ्यता में है जो है, कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता का आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ओजियाना की सभ्यता भीलवाड़ा में है भाई, ध्यान रखना है। बालाथल की सभ्यता जो है आपके पास में उदयपुर में है, और गणेश्वर की जो सभ्यता वो सीकर में। आगे बात करते हैं बच्चों, तो इन चारों जो है स्थल, इनका जो है जगह वगैरह भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। बालाथल का ध्यान रखना है कि उदयपुर में है, उदयपुर में। ये ओजियाना, भीलवाड़ा, कई बार जो है डायरेक्ट जिला उठाकर पूछ लेते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई 41 जिलों में से अभी कोई सभ्यता चेंज हुई क्या, क्योंकि मैंने इस चीज को थोड़ा देखना बाकी है, हालांकि मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोगों में से भी अगर किसी को पता हो कि भाई कोई सभ्यता चेंज हुई है तो आप बताना मुझे। कालीबंगा की सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर वाली जो है सीकर में, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, बालाथल की सभ्यता से ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम एक कंकाल मिला है, उसमें कुष्ठ रोग पाया गया है बालाथल की सभ्यता में, है ना। कुष्ठ रोग की जो है हमें यहाँ से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं, कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं, कंकाल की प्राप्ति हुई है। 11 कमरों वाला एक भवन मिला है हमें बालाथल की सभ्यता से, और है कहाँ पे सभ्यता, उदयपुर में। इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए, ओजियाना की सभ्यता मैंने बता दी आपको, भीलवाड़ा में है। चलिए आगे बात करते हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर की हमने बात कर ली कि कालीबंगा सभ्यता में दोहरी रक्षा प्राचीर थी। आगे बात करते हैं कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की एक सभ्यता थी विद्यार्थियों, एक सभ्यता है पाकिस्तान में है वो, हालांकि हमारे यहाँ पे नहीं है। तो वहां वो सभ्यता है, तो वहां जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उसका काफी कुछ मैचिंग जो होता है हमारी कालीबंगा सभ्यता से होता है। तो वो सभ्यता है हमारे पास में कोट दीजी की जो सभ्यता है, कोट दीजी जो सभ्यता है उसकी काफी कुछ सिमिलरिटी जो है हमारे पास में कालीबंगा से है। कालीबंगा और ये जो कोट दीजी है, ये दोनों की दोनों कैफोर कालीबंगा, कैफोर कोट दीजी, दोनों का ध्यान रखना है। या फिर काली जो है एक लड़की हो सकती है, उसको कोट पहना दो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवर्ती नगरी तो ध्यान रखना है कि भाई आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आघाटपुर, आघाटपुर, आघाटपुर भी इसी से संबंधित है। धूलकोट नामक किले, धूलकोट, धूलकोट, सांकलिया, सांकलिया, सांकलिया भी इसी से संबंधित है, ध्यान रखना है, उत्खनन करता है सांकलिया, ध्यान रखना है इसका। आघाटपुर हो गया, धूलकोट हो गया, सांकलिया हो गया। अभी जैसे मैंने आपको आरसी अग्रवाल का नाम बताया था, आरसी अग्रवाल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि इसका जो उत्खनन वर्ष है वो 1953 है, जबकि 1952 जो है वो आपके पास में कालीबंगा सभ्यता का है, 1953 आपके पास में आहड़ सभ्यता का है। इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा तांबा धातु जो है, धातु का काम होता था, तांबे का काम यहाँ पर होता था। एच डी सांकलिया थे, उसके बाद में आरसी अग्रवाल इससे संबंधित हो गए, आरसी अग्रवाल का संबंध भी इससे है। आरसी अग्रवाल का संबंध जो हमारे पास में गणेश्वर की सभ्यता से भी है, ये भी ध्यान रखना है,
गणेश्वर की सभ्यता से भी है। ये व्यक्तियों के नाम, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सभ्यताओं के तो व्यक्तियों के नाम आप लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से पता होने चाहिए। तो रत्नचंद्र अग्रवाल हो गया, एस डी सांकलिया मतलब हसमुख, हसमुख धीरजलाल सांकलिया हो गया। और सबसे पहले जो 1953 में जो खोज इसकी करवाई थी वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। ये भी ध्यान रखना है नाम, अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में जैसे आरसी अग्रवाल हो गए, आरसी अग्रवाल हो गए, और उसके बाद में हसमुख धीरज एच डी सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया। तो इन तीनों का व्यक्तियों का जो संबंध है, इन तीनों का संबंध जो है 1, 2 और 3, इन तीनों का संबंध ध्यान रखना है कि आपको आहड़ की सभ्यता से है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब इसमें आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। देखो अभी तक मैंने बता दिया आपको कि 1952 में खुदाई हो रही है कालीबंगा की, कालीबंगा 1952 में खुदाई हो रही है। आहड़ की जो खुदाई हो रही है, आहड़ की जो खुदाई हो रही है 1953 में, ये है अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। और वो सांकलिया वगैरह उनके नाम आप लोगों को याद रखने चाहिए। अक्षय कीर्ति व्यास हो गया, रत्नचंद्र अग्रवाल हो गया, और सांकलिया उनका एस हसमुख धीरज सांकलिया। 1952 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और उसके अलावा जो खरे है, एक खरे थे, एक आपके पास में थापर थे, एक बीबी लाल थे, और श्रीवास्तव थे। श्रीवास्तव 2 थे, श्रीवास्तव। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने चाहिए, खरे, थापर, लाल, श्रीवास्तव, और इधर अक्षय कीर्ति व्यास, रतनचंद्र अग्रवाल और सांकलिया, ये नाम याद रखने हैं आप लोगों को। और इनका वर्ष भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। 1952 में पहली बार खुदाई हुई थी, उसके बाद में 61 से लेके 69 तक फिर से खुदाई हुई थी, किसकी? कालीबंगा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। धूलकोट कहाँ है? धूलकोट एक टीला है, धूलकोट एक टीला है, ध्यान रखना है। इस टीले की खुदाई करवाई गई थी, वहां ये आहड़ सभ्यता की हमें जो है प्राप्ति हुई थी। बालाथल की सभ्यता मैंने बता दिया आप लोगों को कि उदयपुर की सभ्यता है, और यहाँ से 11 कमरों की हमें प्राप्ति हुई है। कुष्ठ रोग के प्राचीनतम जो है प्रमाण, एक योगी की मूर्ति, योगी का जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, बैठी हुई मुद्रा में इस तरह से योगी की जो प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो वो है बालाथल की सभ्यता से। बेराट की जो सभ्यता है वो आपको पता है कि विराटनगर जयपुर में है ये, और यहाँ से जो बौद्ध अवशेष हमें प्राप्त हुए, बेराट की सभ्यता से हमें जो है बौद्ध अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और 3 जो है पहाड़ियों की, भाब्रू का जो शिलालेख अशोक से संबंधित है, भाब्रू के शिलालेख की हमें यहाँ से प्राप्ति हुई है। अशोक जो मौर्य शासक था, ये ध्यान रखना है, कहाँ से? बेराट की सभ्यता से। आहड़ की सभ्यता मैंने आप लोगों को बता दिया, उदयपुर की सभ्यता है, उदयपुर में है। और आहड़ की सभ्यता की काफी कुछ हमने बात कर ली थी। तीनों उत्खननकर्ता जो है 1953 में इसकी खुदाई कराई गई थी, और तीनों जो हमारे पास में अक्षय कीर्ति व्यास हो गया, रत्नचंद्र अग्रवालिया हुआ, और हंसमुख धीरज सांकलिया हुआ, वो तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। धूलकोट का हमने देख लिया कि धूलकोट जो है वो आहड़ सभ्यता, इसका सही आंसर होगा आहड़। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता, मैंने बता दिया आप लोगों को कि अक्षय कीर्ति व्यास हो गया, हंसमुख धीरज सांकलिया हो गया, और रत्नचंद्र अग्रवाल हो गया, इन तीनों का जो संबंध है हमारे पास में आहड़ की सभ्यता है। गणेश्वर की सभ्यता जो है मैंने बता दिया आपको कि गणेश कौन सा काम करेगा, जो केवल पत्थरों की प्राप्ति हुई है, जहां से पत्थरों की प्राप्ति हुई, ईंटों की प्राप्ति जहां से नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है। इसके दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता थे, कैलाशनाथ दीक्षित जो है इसके उत्खनन करता थे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता। तीनों, बाकी तीनों नाम भी याद रखने हैं आपको। अक्षय कीर्ति व्यास पहला आ जाएगा, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास आ जाएगा, फिर सांकलिया हो जाएगा, उसके बाद में जो है रत्नचंद्र जी अग्रवाल भी है हमारे पास में। रत्नचंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर की सभ्यता से संबंधित भी है, और हमारे पास में आहड़ की सभ्यता से संबंधित भी है, कौन? आरसी अग्रवाल। आगे बात करते हैं, कौन सा संबंधित नहीं है, ये देखना है आपको। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को, देख रहे हैं आप जैसा कि बेराट की जो सभ्यता है उसके अंदर जो है हमारे पास में कैलाशनाथ दीक्षित भी हैं, कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ
दीक्षित, दीक्षित भी हैं, और नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, इनका संबंध भी, दोनों का संबंध भी बैराट की सभ्यता के उत्खनन से है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। बैराट की सभ्यता जहां से हमें बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, भाब्रू का शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, और जो है हमें मिनेंडर वगैरह की इनकी जो है इंडो ग्रीक जो है 28 जो है मुद्राएं भी हमें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। मिनेंडर के हमें 16 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं बैराट की सभ्यता से, और 28 सिक्कों की प्राप्ति हुई है। 16 सिक्कों का और 28 सिक्कों का ये आंकड़ा भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि 28 जो सिक्के हैं वो तो इंडो ग्रीक शासकों के हमारे पास में, और इसके अलावा जो 16 सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो मिनेंडर के हैं। 16 सिक्के जो हैं हमारे पास में किसके हैं? मिनेंडर के हैं। मिनेंडर के सिक्के 16 मिले हैं, और इंडो ग्रीक शासकों की टोटल हमें यहाँ पर 28 मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो भी हमें यहाँ से मिला है। कहाँ से? बैराट की सभ्यता से। बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव, बीजक, भीम, महादेव, बीजक, भीम और महादेव, ये तीनों ध्यान रखने हैं। बीजक, भीम, महादेव। ये भाब्रू का जो शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से हमें प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है। भीमजी की डूंगरी हो गया, बीजक की पहाड़ी हो गया, और महादेव डूंगरी हो गया। वैसे बकरी, भैंसे भालू, मैसे मछली, ये तीनों क्रम से आते हैं। अपना जो कक्का बोलते हैं उसके अंदर क्रम से आते हैं। वैसे बकरी और ये भैंसे भालू, मैसे मछली, ये तीनों क्रम से आते हैं, ध्यान रखना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। ये पहला जो है इसका अक्षर ये देख सकते हैं आप। तो बीजक की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये तीनों ध्यान रखने की बैराट की जो सभ्यता है उसमें इन तीनों पहाड़ियों की जो है खुदाई करवाई गई थी, और वहीं से हमें बौद्ध अवशेषों की प्राप्ति होती है। मिनेंडर के हमें वहां से 16 सिक्कों की प्राप्ति हुई है, और 28 सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं इंडो ग्रीक शासकों के। 28 सिक्कों की, 28 का आंकड़ा और 16 का आंकड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से संबंधित हमें कई सारे अवशेषों की यहाँ से प्राप्ति हुई है। सम्राट अशोक से संबंधित हमें कई सारे यहाँ जो है बौद्ध स्तूपों की और इन सब चीजों की हमें यहाँ से प्राप्ति हुई है। कौन सी सभ्यता से? बैराट की सभ्यता से। और बैराट की सभ्यता के उत्खनन करता मैंने आपको बता दिया कि दयाराम साहनी है, कैलाशनाथ दीक्षित है और नीलरत्न बनर्जी है। आहड़ की सभ्यता की उत्खनन करता भी तीनों आपको याद रखने हैं विद्यार्थी, अक्षय कीर्ति व्यास, सांकलिया और रत्नचंद्र अग्रवाल। और उधर जो कालीबंगा की सभ्यता है उसमें आपको बीबी लाल, थापर, खरे, श्रीवास्तव, अमलानंद घोष, इन पांचों के नाम आप लोगों को याद रखने, छहों के नाम आपको याद रखने चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए, आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता में ये जैन कोई भी नहीं है भाई, ध्यान रखना है। जैन नहीं है। तीनों जो मैंने आप लोगों को याद करवा दिया था कि एक तो हमारे पास में आहड़ की सभ्यता में जो है मैंने आपको बताया कि जो हसमुख धीरज सांकलिया आ गए थे एक तो हमारे पास में, और इसके अलावा हमारे पास में रत्नचंद्र अग्रवाल आ गए थे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ये सारी चीजें, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। आहड़ की सभ्यता में अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। इसमें जैन का कहीं भी नाम नहीं है, तो उसमें आपके सही आंसर हो जाएगा ये जैन वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी कालीबंगा में अमलानंद घोष है, 1952 में इसकी खुदाई करवाई थी। और बागोर की जो सभ्यता है, बागोर की सभ्यता आपको लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों कि ये है तो सही, जो है वीएन मिश्रा ने इसकी खुदाई करवाई थी, और ये भीलवाड़ा में है सभ्यता, ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा, ये सभ्यता जो है आपके पास में भीलवाड़ा में स्थित है। और कृषि, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों की यहां से प्राप्ति हुई है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों की हमें यहां से प्राप्ति हुई है। साक्ष्यों की हमें यहां से प्राप्ति हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बागोर और तिलवाड़ा ये एक ही युग के हैं दोनों, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो बागोर की उत्खनन, देखो अब ये प्रश्न आया हुआ है, पिछले एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो देखो ये सुमेलित आप लोगों से करवा लिया कि कौन कौन उत्खनन करता है। तो इसीलिए मैं बार बार ये जोर डाल रहा हूं कि महत्वपूर्ण सभ्यताओं के उत्खनन का वर्ष भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। महत्वपूर्ण सभ्यताओं का जो है उत्खनन कर्ता का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मिश्रा बालाथल में भी ये मिश्रा ही है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तीनों ध्यान रखना है, कौन कौन सी पहाड़ियों की खुदाई कराई गई थी, कौन सी में? इसमें बैराट की सभ्यता में। चलिए, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित किससे हैं? तो ध्यान रखना है अपने को कि आहड़ की जो सभ्यता है, आप देखो विद्यार्थी, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले मनुष्य ने जो खोज की थी वो है हमारे पास में तांबा। सबसे पहले तांबे की खोज की थी, उसके बाद में कांसा,
कांसे की खोज की थी, उसके बाद में लोहे की खोज की थी, लोहा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ताम्रयुगीन, अच्छा सबसे पहले तो क्या था कि सबसे पहले हमारे पास में पाषाण काल था, तांबे से भी पहले क्या था, पाषाण काल था। पाषाण काल के हमारे पास में तीन चीजें हैं, पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल तीन भागों में हम लोग बांटते हैं इसको। इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हथियार जो है किस किस पाषाण काल में, पत्थर के किस किस प्रकार के औजार जो है, कई बार जो है पत्थर को इस तरह से बिल्कुल तीखा कर लेते थे, जानवरों को मारने के लिए जो है उसको तीखा कर लेते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको बिल्कुल लंबा कर लेते थे, ऐसा हथियार बनाते थे पत्थरों का जो कि जानवरों को मारने के जो काम में आता था। तो पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं बच्चों। इसमें है सबसे पहला पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण हो गया, इसके सारे के सारे स्थल आप लोगों को पता होने चाहिए, इसमें कौन कौन से औजारों का उपयोग होता था वो आपको पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान में कौन कौन से स्थल इससे संबंधित है वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, पुरा पाषाण हो गया, जैसे फिर दूसरा हो जाएगा आपके पास में मध्य पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया, उसके बाद में हमारे पास में तीसरा आ जाएगा नवपाषाण हो गया। फिर उसके बाद में व्यक्ति ने जो मनुष्य था उसने धीरे धीरे क्या है, पत्थर के साथ साथ जो है तांबे का भी खोज कर ली थी और तांबे का भी उपयोग करने लगा था। वो पत्थर का भी उपयोग अगर कर रहा है, तांबे का भी उपयोग कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, ताम्र पाषाण काल उस काल को कहा जाता था। जब वो पूरी तरह से तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा तो उसको ताम्र युग बोला जाता था। फिर कांस्य युगीन, कांस्य युगीन में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में लोह युगीन सभ्यताएं, जो हमारे नौ है, सुनारी है, ये सारी की सारी सभ्यताएं हमारे लोह युगीन सभ्यताएं हैं, ध्यान रखना है। तो आहड़ की जो सभ्यता है, आहड़ में देखो ध्यान रखना है कि तांबा गलाना ही इसका जो है मुख्य कार्य था। तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है हमारी कौन सी सभ्यता, आहड़ की सभ्यता। और कालीबंगा की जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है, ध्यान रखना है। कालीबंगा की जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता, आहड़ की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर कृषि अधिशेष हुआ, कालीबंगा में कृषि ज्यादा हुई, नगरों में बिकने के लिए भेजी जाने लगी, और व्यापार वाणिज्य यहाँ का प्रमुख कार्य था। यहाँ कृषि और पशुपालन मुख्य कार्य था, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम जो है खुदाई किसने करवाई थी, तो ये इसका हम लोग जो है इस पर बात कर चुके हैं विद्यार्थियों। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन व्यक्ति है, तो अक्षय कीर्ति व्यास जो है 1953 में, 1953 में जो है इसकी खुदाई करवाते हैं। उसके बाद दूसरे लोग भी इससे जुड़ते हैं, सांकलिया हो गया, आरसी अग्रवाल हो गया वगैरह। चलिए, इसके अंदर हमारे पास में और कोई संबंधित नहीं है, आहड़ की सभ्यता से संबंधित और कोई भी नहीं है, केवल एक संबंधित है, एच डी सांकलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ, तो किसके नेतृत्व में हुआ, एच डी सांकलिया। लेकिन सबसे पहले जो खुदाई करवाई थी वो ध्यान रखना है आपको, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की जो है यहाँ की खुदाई करवाई थी। आगे बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आप क्वेश्चन को, कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। भाई जो है ये तो उत्खनन स्थल तो है ही है गणेश्वर, ये ध्यान रखना है। इसके चारों जो है स्टेटमेंट आप पढ़िए एक बार। क्वेश्चन को अपन देखते हैं बच्चों कि कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन पूछा है भाई। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो गणेश्वर तो एक उत्खनन स्थल है ही है ना भाई, जो सीकर में है ना, जहां पे केवल पत्थर का कार्य होता है। तो ये हमारे पास में ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे बात करते हैं कि बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं, बैराठ एक शहरी संस्कृति थी। बैराठ क्या थी, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आहड़ जो है ग्रामीण संस्कृति थी, और कालीबंगा जो है हमारे पास में एक शहरी संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता थी। तो वैसे ही बैराठ जो है एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, ध्यान रखना है।
तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास में गलत हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी, लोह युगीन नहीं थी। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाता है। अब बचा हमारे पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, देखते हैं पढ़ते हैं उसको भी, कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। बिल्कुल हमें पता ही है कि आहड़ का प्राचीन नाम ही ताम्रवर्ती नगरी था, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारे पास में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4th नंबर वाला। आगे बात करते हैं, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? बताइए। ये लोथल नहीं है भाई, ध्यान रखना है। बाकी गिलुंड जो आपके पास में राजसमंद में है, राजसमंद में है, जहां से पक्की ईंटों की हमें प्राप्ति हुई है। शिंदे जी हो गया, शिंदे जी हो गया, और हमारे पास में पोशल, ग्रेगरी एक पोशल पोशल करके एक उत्खनन करता है, वो हमारे पास में इससे संबंधित हो गए। शिंदे, पोशल, इनका सबका नाम याद रखना है। गिलुंड की सभ्यता राजसमंद में है, और यहां से हमें पक्की ईंटों की प्राप्ति हुई है, पक्की ईंटों की प्राप्ति हुई है, ईंटों की प्राप्ति हुई है हमें यहां से, ये ध्यान रखना है आपको। ओजियाना की सभ्यता मिस्र के निर्देशन में हुई थी और भीलवाड़ा में है ये। बालाथल की सभ्यता, और ये तीनों सभ्यताएं जो है, ये ध्यान रखना है, इन तीनों सभ्यताओं का संबंध बच्चों आहड़ से संबंधित है। ये आहड़ से संबंध है इन तीनों सभ्यताओं का। ये भी आपसे पूछ ले, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, ओजियाना भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, और बालाथल भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। बालाथल से हमें 11 कमरों का एक भवन मिला है। बालाथल से ही हमें पता चलता है कि एक योगी की जो है मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है उस मिला है हमें। और इसके अलावा अलावा हमें जो है एक कंकाल मिला है, जिससे जिसको कुष्ठ रोग हो रखा था, जिसको कुष्ठ रोग हो रखा था। ये भी हमें बालाथल से, उदयपुर से प्राप्त होता है। ओजियाना का हमें ध्यान रखना है। एक कुत्ते वगैरह की इस तरह से यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है ओजियाना से हमें। गिलुंड का हमने बात कर ली, राजसमंद में है। शिंदे और पोशल वगैरह जो है इनके उत्खनन करता है इस सभ्यता के। और पक्की ईंटों की हमें यहाँ से प्राप्ति हुई है। कच्ची ईंटों की हमें प्राप्ति जो हुई है, ये ध्यान रखना है, कच्ची ईंटों की जो प्राप्ति हुई है वो है आहड़ से हुई है। और लकड़ी की नालियां जो बनी है, वो लकड़ी के चबूतरा जो बना हुआ हमें मिला है, वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है। और कालीबंगा सभ्यता में ही जो है इसकी लकड़ी की जो नालियां वो बनी हुई है। और पक्की ईंटों की प्राप्ति का आपको ध्यान रखना है, जो है गिलोंड की सभ्यता है, कच्ची ईंटों की। और जहां ईंटें मिली नहीं है, जहां ईंटें मिली नहीं है, केवल पत्थर ही पत्थर मिला है, वो सभ्यता है हमारे पास में गणेश्वर की सभ्यता। क्यों? गणेश जो है पत्थर का काम करता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है? तो भाई वो गांव कौन सा हो गया हमारे पास में? आहड़। आहड़ की सभ्यता उदयपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति क्यों? बनास नदी के पेटे में इन जो है जितनी भी जो है सभ्यताएं, बहुत सारी सभ्यताओं का जो है जन्म हुआ है बनास नदी के इस पेटे में। तो ये जो संबंधित है वो रहेगा हमारे पास में, आहड़ की सभ्यता है वो बनास संस्कृति स्थल है। आगे बात करते हैं, आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। तो सही कथन कौन कौन से हैं भाई? देखो, एक तो काले काले लाल रंग की जो है संस्कृति, काले और लाल रंग के जो मृदभांड की संस्कृति है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि काले लाल रंग के मृदभांड की जो संस्कृति है वो आहड़ सभ्यता है। काले और लाल रंग के मृदभांड यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और धातु का काम आहड़ वासियों की इसका अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल, तांबा गलाते थे ना भाई, तांबा गलाते थे, तो तांबा था ही यहाँ पे। काले लाल रंग की, ये भी सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे भाई, ये तो चावल से तो परिचित थे ये लोग, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और उसके बाद में आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल ताम्रवर्ती नगरी ही इसको कहा गया है, तो तांबा गलाना तो जानेंगे। तो हमारे पास में 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में? ये सी पहले में है। तो 1, 3 और 4 हमारे पास में सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं आएगा यहाँ पे, चावल से परिचित थे। आहड़वासी चावल खाते थे, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हम्म, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? कौन सा कथन जो है आहड़ वासियों के संबंध में जो है असत्य कथन है? आप इन कथनों को देखिए, 4 कथन है आप लोगों के पास में। आहड़ के उत्खनन पे देखते हैं, इसमें आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। असत्य पूछा है इसमें, असत्य 4 स्टेटमेंट है, इनमें से असत्य कौन सा है भाई? तो आहड़ के उत्खनन मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ भाई, प्रकाश पड़ता है बिल्कुल आहड़ सभ्यता से। उसके बाद में आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। हाँ ठीक है भाई, सही है ना, बिल्कुल सही है कि भवनों की जो नींव है ईंटों की, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है आहड़ में। उसके बाद में मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। भाई उनकी जर्जर जो अवस्था है, जो भी उनके ध्वंसावशेष हैं वो तो प्राप्त ही हैं, तो भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। उसके बाद में आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के जो है टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। गलत जो एक ही हमारा ये हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा तीसरे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अनाज रखने के गोरे और कोठी, कोठियां आज भी हम जानते हैं कि कई सारी कोठियां जो होती है वो अनाज रखने के काम में आती है। आज भी गांव में उनको कोठियां ही बोला जाता है। तो गोरे व कोठे, गोरे व कोठे, गोरे व कोठे जो है वो हमारे पास में आहड़ सभ्यता में रहेंगे, जिनको अनाज रखने का जो है काम में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? नहीं होता था, ये बताना है आप लोगों को क्वेश्चन की कौन सी जो है फसल जो है। देखो इसमें एक आपको ध्यान रखना है, आहड़ के जो लोग हैं गेहूं ज्वार और चावल, गेहूं ज्वार और चावल का प्रयोग करते थे। गेहूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान रखना आपको कि गेहूं ज्वार और चावल का प्रयोग करते थे, चावल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा किसी भी फसल को आपको लोग याद नहीं रखना है। और जैसा कि हमने कालीबंगा के संदर्भ में याद किया था, कालीबंगा के संदर्भ में इसको भूल जाओ आप। कालीबंगा को हमने देखा था कि कालीबंगा में जो है गेहूं, गेहूं था हमारे पास में, जौ था, गेहूं था, जौ था, इनकी तो रोटी बनेगी। उसके बाद में चना था, चना की दाल बनेगी, और सरसों था, इन दोनों की हमें सब्जी बनेगी उसके अंदर। तो कालीबंगा में हमारे पास में ये 4 फसलें हैं, और आहड़ में ये 3 है। कौन कौन सी हो जाएगी हमारे पास में? गेहूं ज्वार और चावल, ध्यान रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है इधर, ये चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। काले लाल काले लाल मृदभांड वाली संस्कृति कौन सी है? तो आहड़ रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। वैसे तो सारे के सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 360 एनालिसिस के साथ में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आहड़ जो सभ्यता है उसको काले लाल मृदभांड की संस्कृति, मृदभांड का मतलब होता है जो घड़े वगैरह जो बनाए जाते थे वो काले और लाल रंग के होते थे, अतः इसको काले और लाल रंग की जो है कहा गया है। कौन सी वस्तु, कौन सी वस्तु जो है यहाँ पर, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि चावल जो है उपयोग करते थे। कृष्ण लोहित, काले और लोहित का मतलब होता है लाल, लोहित का मतलब क्या होता है? तो काले और लाल रंग की संस्कृति तो है ही है आहड़, मैंने बता दिया। ताम्रवर्ती नगरी थी, क्यों? तांबे की जो है वस्तुएं बहुत सारी यहाँ से प्राप्त होती थी, लेकिन ये चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध जो है आहड़ से नहीं है, तो ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों, देखो ध्यान रखना कि लेपिस लाजुली जो है ये एक प्रकार का जो पत्थर होता था, इससे रंग वगैरह भी बनाए जाते हैं। लेपिस लाजुली जो है इसका संबंध ईरान से था, और इसकी प्राप्ति हमें यहाँ से हुई है। ईरानी लोग इसका उपयोग करते थे, और लेपिस लाजुली जो है हमें इस पत्थर की जो है प्राप्ति हुई है आहड़ के उत्खनन से। इससे जो है ये अंदाजा लगाया जाता है कि आहड़ वासियों का जो है ईरान से भी संबंध था, इस लेपिस लाजुली की प्राप्ति होने के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात है हमारे पास में, चलिए आगे है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो गणेश्वर की सभ्यता का हमने जो है बात कर ली थी बच्चों, कि गणेश्वर की सभ्यता सीकर में स्थित है, और आरसी अग्रवाल ने जो है इससे संबंधित थे, आरसी अग्रवाल इससे संबंधित थे। और यहाँ पे हमें केवल पत्थरों की प्राप्ति हुई है, ईंटों की प्राप्ति नहीं हुई है गणेश्वर की सभ्यता से। 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता इसको माना जाता है। ये भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अच्छा चलो, क्वेश्चनों की यहाँ पर जो है समाप्त हुए हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू की हम एक श्रृंखला लेकर आए हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए विद्यार्थियों। हमारा टेलीग्राम चैनल है KAKSHAPLUS, हमारा कक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए। और आप हमारे जो है ऐप है उसको भी आप डाउनलोड करिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगली जो क्लास हमारी आएगी उसमें भी हम लोग जो है सभ्यता, अभी जो है काफ़ी और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें बाकी हैं। तो अगली एक और क्लास हम लोग जो है सभ्यता के जो एमसीक्यू की हम लोग लेकर आएंगे। और आशा करूंगा कि सभ्यताओं में जो भी प्रश्न आप लोगों के आएगा तो वो मेरे हिसाब से इनसे बाहर जाना नहीं चाहिए। तो आप हमारे चैनल से जो है जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।